नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी छात्रों को, सभी दोस्तों को जो है विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है विभिन्न संस्थानों के और विभिन्न जो है पीसीएस एग्जामों के पर्पज़ से जो है टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जो है 17वीं बीपीएससी पीटी के मद्देनजर रखते हुए इरुटेरिया संस्थान का जो है दूसरे नंबर का जो टेस्ट पेपर है अभ्यास सीरीज के तहत उसको सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो इसके तहत भी हम लोग जो है 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही प्रत्येक जो है प्रश्न का जो है हम लोग व्याख्या भी करेंगे और आपको बताएंगे। कुछ फैक्ट भी होंगे महत्वपूर्ण जो एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, उनको भी हम लोग जो है सम्मिलित करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट पेपर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रायः 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल या नगर 3 भागों में विभक्त था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके नगर है तो उनको जो है 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन जो है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थल है या नगर है जिनको 3 भागों में जो है विभक्त किया गया है। तो इसका नाम है धौलावीरा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग के बारे में अनुमान लगाया गया कि यह प्रायः शासकों का निवास स्थल रहा होगा और पूर्वी भाग पे अनुमान लगाया गया कि यह लोगों का निवास क्षेत्र रहा होगा। और जो है धौलावीरा के बारे में बात की जाए तो धौलावीरा को जो है 3 भागों में विभक्त किया गया। पहला किला, दूसरा जो है मध्यनगर, तीसरा जो है निचला नगर जिसे पूर्वी क्षेत्र कहा जाता था। और यह जो है आयताकार आकार में बना हुआ था और यह नगर जो है गुजरात राज्य में स्थित है और इस सभ्यता के खोजे गए नवीनतम नगरों में से एक है। तो यहाँ पे पहले का करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। वर्तमान सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश नामक स्थान बुद्ध काल में किस नाम से जाना जाता था। तो बुद्ध काल में जो है ऋषि पत्तन के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। पहला है युक्त, दूसरा है प्रादेशिक, तीसरा है अग्रहारिक, चौथा है राजुक। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है मौर्य प्रशासन के बारे में सही है। तो पहला, दूसरा और डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अग्रहारिक है यह शब्द जो है गुप्त काल में ब्राह्मणों को दिया जाने वाला राजस्व मुक्त ग्राम के लिए प्रयुक्त होता था, ना कि जो है मौर्य प्रशासन के संदर्भ में इसका जो है उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। पहला है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को जो है दीनार कहा जाता था। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चांदी के जो है सिक्के होते थे उन्हें जो है रूपक या रुपया के नाम से जाना जाता था और तांबे के सिक्के होते थे उन्हें दाम के नाम से जाना जाता था और स्वर्ण धातु के सिक्के को दिनार के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। सूची फर्स्ट में मंदिर दे रखा है, सूची सेकेंड में उनकी अवस्थिति दे रखी है, उनको सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है जो है अरसवल्ली सूर्य मंदिर है। ये कहाँ पर है ये आपको देखना है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश में है। अगला है लिंगराज मंदिर, ये उड़ीसा में है, 11वीं शताब्दी में बना मंदिर है। और ये जो है अरसवल्ली सूर्य मंदिर जो है 7वीं शताब्दी में बना मंदिर है। अगला है सोनगिरी जैन मंदिर। तो सोनगिरी जैन मंदिर जो है कहाँ पर है, 9वीं शताब्दी या उसके बाद का बना हुआ मंदिर है, ये मध्य प्रदेश में है। तो इसका मिलान चौथे से हो जाएगा। अगला है विरूपाक्ष मंदिर, ये 7वीं शताब्दी में बना मंदिर कर्नाटका में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन सही सुमेलित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6ठा नंबर का। तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक जो है राज तरंगिणी किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था।
तो ये जो है राजा जय सिंह के संरक्षण में लिखा गया, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह ग्रंथ जो है लोहार वंश के जो प्रसिद्ध शासक हुए राजा जय सिंह, उनके संरक्षण में 1148 से 49 के मध्य जो है इसका जो है लेखन कार्य संपूर्ण हो पाया। और राज तरंगिणी में देखा जाए तो कुल 8 तरंग यानी अध्याय सम्मिलित है तथा 8000 श्लोक इसमें समाहित है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है महाजनपद युग में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? तो यहाँ पे देखा जाए तो मथुरा जो है सूरसेन जो है महाजनपद की राजधानी था। इसके अलावा जो है मत्स्य की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी, ठीक है। पांचाल की जो राजधानी थी अहिच्छद्र यानी उत्तरी पंचाल थी। और जो है काम्पिल जो है अवंती की राजधानी जो है उज्जैनी थी या महिष्मती भी कह सकते हैं। और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन विद्यमान था? तो इस समय जो है सिकंदर के आक्रमण के समय जो है मगध पर जो है धनानंद विद्यमान थे, उनका शासन स्थापित था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और देखा जाए तो 326 से 25 ईसा पूर्व में जो है यूनान का विश्व प्रसिद्ध शासक हुआ सिकंदर। और सिकंदर अपने विश्व जीतने के अभियान के तहत भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए भारत पहुंचा। और उसकी योजना जो है मगध पर आक्रमण करके उसे जीतने की थी, क्योंकि उस समय जो है मगध जो है बहुत ही शक्तिशाली जो है एक जो है संपन्न राज्य के रूप में जाना जाता था। लेकिन एक लंबे सैन्य अभियान के कारण जो है सेनाओं ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और सिकंदर की यह योजना अधूरी रह गई। और उसके आक्रमण के समय जो है मगध पर जो है नंद वंश का जो है अलोकप्रिय शासक हुआ धनानंद, उसका शासन वहाँ पे विद्यमान था। और इसके कुछ ही वर्षों के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है धनानंद को हराकर मगध पर मौर्य वंश की सत्ता को स्थापित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। पहले हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे हुए इल्तुतमिश, तीसरे हुए अलाउद्दीन खिलजी, चौथे हुए फिरोज शाह तुगलक और पांचवें हुए मोहम्मद बिन तुगलक। तो उपरोक्त में से किन शासकों का योगदान जो है कुतुब मीनार के निर्माण में था? तो पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा जाए तो जब दिल्ली पे शासन स्थापित हुआ जो है तो उस समय जो है दिल्ली में जो है स्थित जो कुतुब मीनार है अभी जो है, तो इसका निर्माण जो है दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसको प्रारंभ करवाया। लेकिन इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूर्ण हो पाया और आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस इमारत को काफ़ी क्षति पहुंची थी। इस कारण से जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवाया। इस प्रकार देखा जाए तो कुतुब मीनार के निर्माण में 3 व्यक्तियों का हमें योगदान देखने को मिलता है। किनका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का और फिरोज शाह तुगलक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वे तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान थे। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कृष्णदेव राय जो है स्वयं भी जो है हालांकि तेलुगु भाषा के साथ साथ जो है संस्कृत भाषा का भी महान विद्वान हुआ करते थे। और उन्होंने जो है तेलुगु में जो है अमुक्त माल्यद की रचना की तथा संस्कृत में जो है जाम्बती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, बीजापुर कर्नाटका में स्थित जो है गोल गुम्बद क्या है? तो यह जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह बीजापुर के महानतम शासकों में से एक मोहम्मद आदिल शाह का एक मकबरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, दिल्ली स्थित किला ए कोहिना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है शेर शाह ने करवाया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस मस्जिद का निर्माण जो है 1545 ईस्वी में किया गया और इसके उत्कृष्ट कलात्मक गुणों के कारण जो है उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान भी इसने हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां,
विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखने पे ये पता चलता है कि कथन वाला क्वेश्चन है और कथन ए और कारण आर पर विचार करना है और नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन में आपसे कहा गया है कि वर्ष 1928 में भारत के विभिन्न जो है क्षेत्रों में साइमन कमीशन का विरोध जो है आयोजित किया गया था। कारण आर दे रखा है कि साइमन कमीशन में एक भी जो है भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह जो है प्रस्ताव जो है मद्रास अधिवेशन हुआ जो 1927 में, उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया। और इस अधिवेशन में जो है अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली अंसारी कर रहे थे। और जो है देखा जाए तो यह कांग्रेस का जो है 43वां अधिवेशन था जो दिसंबर 1927 में मद्रास में आयोजित किया गया था। और जो है यह इसका आयोजन जो है साइमन कमीशन का विरोध करने का प्रस्ताव पारित करने के लिए किया गया था। लेकिन साइमन कमीशन का जो गठन हुआ वो नवंबर 1927 में ही भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने और आगे के जो संवैधानिक सुधार थे उनके सुझाव प्रस्तुत करने के लिए जो है नवंबर में ही किया जा चुका था। और ये अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा। यह कथन किसका था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा W हंटर का ये विचार था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में जो है ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस महिला को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, मैडम जो है भीकाजी रुस्तम कामा को। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थी और उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन किया था। और वर्ष 1907 में उन्होंने जो है जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी में भाग भी लिया जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है गदर पार्टी की स्थापना 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना की गई। और गदर पार्टी जो है भारत को जो है स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक क्रांतिकारी गठन था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत होगा। जबकि दूसरा स्टेटमेंट ऑप्शन दे रहा है कि गदर पार्टी जो है हिंदुस्तानी गदर नाम का एक जो है पत्र भी निकालती थी जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी भाषा में प्रकाशित होता था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में दे रखा है समाचार पत्र, सूची सेकंड में दे रखा है संपादक। तो बंगाली, सुधारक, केसरी, हिंदुस्तानी और द हिंदू दे रखे हैं ये समाचार पत्र, इनका मिलान करना है। तो बंगाली का जो संपादक थे बंगाली समाचार पत्र के सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, तीसरे से मिलान हो जाएगा। सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले और केसरी के बाल गंगाधर तिलक और हिंदुस्तानी के जो है गंगा प्रसाद वर्मा और द हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन जो है विस्कॉन्ट जो है पामर्टन। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा कथन है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। चौथा कथन है लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे।
तो उपरोक्त में से कुल कितने कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। तो कौन से पहला और तीसरा सही है, यानी 2 कथन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है दूसरा जो है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, और जो है चौथा जो है लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में गलत है कथन। क्योंकि जो है देखा जाए तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ना कि लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जो है पराधीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रकार यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ना कि गवर्नर जनरल, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता किस तिथि को प्रदान की गई? तो 12 अगस्त 1765 को प्रदान की गई। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसके उपरांत जो है 1765 ईस्वी में जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता अर्थात जो है भू राजस्व वह जो है वसूल करने के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी। और इस प्रकार देखा जाए तो एक व्यापारिक कंपनी से एक जमींदारी शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है काफ़ी जो है प्रभुत्व जो है स्थापित हो चुका था। और आगे चलकर उसने अपनी इन जो है परिस्थितियों का लाभ उठाकर भारत को अपना उपनिवेश के रूप में जो है रूपांतरित कर लिया और भारत को एक जो है उपनिवेश के मार्ग के रूप में स्थापित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित जो है तथ्य के आधार पर कीजिए। तो भारत में जो है पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में जो है 1961 ईस्वी में वापस गए। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए जाते समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 को पारित किया गया था और किसके द्वारा? प्रख्यात समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के माध्यम से। और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि उनका कार्यकाल जो है 1856 से 63 के मध्य था और 1856 में ही यह अधिनियम आया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत जो है विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न संतान को वैधानिक माना गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो इनका नाम था डुप्ले। डुप्ले जो थे फ्रांसीसी सेनापति थे। उसने जो है पहली बार वे हथकंडे जो है प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने थे। और ये डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपियन सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया और जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव स्थापित करने में उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सन 1885 ईस्वी में बॉम्बे में संपन्न हुआ था। उसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 72 थी। और यह अधिवेशन जो है 28 से 30 दिसंबर 1985 को बॉम्बे वर्तमान के मुंबई में संपन्न करवाया गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जिसने की WC बनर्जी ने की थी और इसमें जो है 72 मेंबरों ने भाग लिया। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का उद्देश्य तय किया गया था, कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस का क्या भविष्य होगा, इस पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया। दूसरा कथन है कि लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने जो है आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो यह मुख्यालय बना था इलाहाबाद में। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसी के तहत जो है तत्कालीन गवर्नर हुए जनरल लॉर्ड कैनिंग
ने जो है विद्रोह से निपटने के लिए इलाहाबाद यानी आपके प्रयागराज को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे। और जो है भारत का जो स्वतंत्रता मिली भारत को, तो देखा जाए तो भारत का उस समय विभाजन भी हुआ। मध्यरात्रि को 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि थी। इस समय जो है औपचारिक विभाजन की घोषणा की गई और इसको लागू भी किया गया और विश्व में राजनीति के पटल पर भारत एवं पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राष्ट्रों का जो है उदय हुआ। और उस समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 23 नवंबर 1946 के मेरठ के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए गए थे और नवंबर 1947 तक जो है वे अपने अध्यक्ष पद पर बने रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनाए गए, जो कि भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति भी कहलाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने जो है सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो इनका नाम था फैज अहमद फैज। ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध शायर थे और उनका जन्म जो है वर्ष 1911 में सियालकोट, वर्तमान के अब के पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वे अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। दूसरा कथन है तथ्यों की जो है समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती थे। तीसरा कथन है कि उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, डॉपलर प्रभाव के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सेना, औषधि विज्ञान जैसे जो है विविध क्षेत्रों में पिंडों का वेग मापने के लिए किया जाता है डॉपलर प्रभाव का उपयोग। दूसरा है मॉनिटरिंग स्टेशन पर पिंड द्वारा जो है परावर्तित तरंगे प्राप्त करके इनकी आवृत्ति ज्ञात करने में किया जाता है। तीसरा कथन है कि तारों का वेग मापने के लिए किया जाता है डॉपलर प्रभाव का। तो आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी कथन सही है। तो तीनों के उपयोग में ही जो है डॉपलर प्रभाव का जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि जो है देखा जाए तो थर्मस फ्लास्क में जो है लंबे समय तक जो है तरल जो है गर्म या ठंडा रह सकता है, क्योंकि इसमें संचालन, संवहन एवं विकिरण के द्वारा ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए जो है ए ऑप्शन बी ऑप्शन दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि थर्मस बोतल होता है जिसको हम फ्लास्क भी कहा जाता है, एक प्रकार की युक्ति है जो बोतल की अंतः वस्तु तथा बाहरी परिवेश के बीच जो है ऊष्मा का स्थानांतरण को निम्नतम कर देती है। और यह दोहरी दीवारों को कांच का बर्तन होता है जिसकी भीतरी तथा बाहरी दीवारों पर चांदी का लेप होता है और भीतरी दीवारों से जो है विकिरण जो है परावर्तित होकर बोतल की जो है अंतर वस्तु में वापस लौट आते हैं। इस प्रकार जो है बाहरी दीवार भी बाहर से आने वाले सभी विकिरणों को वापस कर देती है। तो इस प्रकार यहाँ पे कहा जा सकता है कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। दूसरा कथन है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक जो है प्रबल बल है। तीसरा कथन है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे जो है असत्य है। यहाँ पे ये असत्य है, ये सही है। क्योंकि जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक दुर्बल बल है तथा यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, तो इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता है। और देखा जाए तो हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं और इसका अर्थ यह माना जाना चाहिए कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक जो है बल विद्यमान है। और इस तथ्य के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष भी निकाला कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं, अर्थात उनके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है कार्य कर रहा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है जो है प्लास्टिकता का गुण जो है ग्रहण करने के बाद जो है वस्तु अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है। और दूसरा कथन है कि जो है प्रत्यास्था वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार पुनः प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन सही हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया या क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। पहला है तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में जो है संचित ऊर्जा। दूसरा है किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में संचित ऊर्जा। तीसरा है स्प्रिंग को खींचने पर इसमें उपार्जित ऊर्जा। चौथा है बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा यहाँ पे गलत है। जो है स्थितिज ऊर्जा के बारे में ये चौथा कथन गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि देखा जाए तो क्योंकि बहती हुई हवा में जो है गति के कारण जो है गतिज ऊर्जा जो है संचलित होती है, ना कि स्थितिज ऊर्जा, इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से सी नंबर का कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि गर्म करने पर अन्य द्रवों की तुलना में अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन जो है अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है क्योंकि अल्कोहल का आयतन प्रसार जो है गुणांक जो है अन्य द्रवों की तुलना में अधिक होता है, और अल्कोहल का प्रसार गुणांक जो है लगभग 110 गुणे 10⁻⁵ प्रति डिग्री केल्विन होता है। इसलिए ये जो है सी ऑप्शन का कथन यहाँ पे सही है। बाकी जो है 3 स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, आश्वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आश्वन मिश्रित द्रव के अवयवों को पृथक करने की विधि है। दूसरा कथन है यह पृथक्करण की रासायनिक विधि है। तो उपयुक्त में से सही कथन कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। दूसरा गलत है, पहला सही है। पहला सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि आश्वन के बारे में देखा जाए तो दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि आश्वन पृथक्करण की जो की विधि जो है रासायनिक नहीं है बल्कि भौतिक विधि है, इसलिए जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे अधिक निर्धारित करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, प्रोटॉनों की संख्या। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, अम्ल वर्षा किन के द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो ये जो है अम्ल वर्षा जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के जो है कारण होती है अम्ल वर्षा, और इसी के कारण जो है पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है क्लोरीन। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्लोरीन गैस का उपयोग जो है क्लोरीन गैस का उपयोग जो है किया जाता है। किसको? क्लोरीन का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण उपयोग क्या है कि जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और जो है कुछ रसायन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और कुल उत्पादित जो है क्लोरीन की 20% से अधिक उपयोग जो है पीवीसी प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो है क्लोरीन का जो है कीटाणुनाशक के रूप में या बैक्टीरिया को मारने के रूप में भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है, और इसके अलावा इसका उपयोग जो है पीने के पानी और स्विमिंग पूल के पानी का उपचार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। फ्लोरीन्स के सामने लिख रखा है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, जो मिलान में सही नहीं है, क्योंकि जो फ्लोरीन है ये कार्बन का जो है अपर रूप है, और कार्बन के इस जटिल रूप में जो है कार्बन परमाणु एक दूसरे के जो है षटफलाकार या पंचभुजाकार रूप में जुड़कर एक जो है पिंजरानुमा संरचना का निर्माण कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही नहीं है कि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। ये सही नहीं है,
क्योंकि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कमज़ोर बनाता है और इसके अतिरिक्त जो है, इसके अलावा जो है, ये कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है और अधिक मात्रा में इसके सेवन से जो है उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। और एथेनॉल के बारे में देखा जाए तो एथेनॉल को जो है एल्कोहल कहा जाता है और इसका उपचार जो है, उपयोग जो है टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ जो है प्रक्रम दे रखा है और दूसरी तरफ जो है उनका परिवर्तन दे रखा है कि कौन सी प्रक्रिया है। तो मोमबत्ती का जलना जो है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है और विद्युत बल्ब की जो है तंतु का चमकना जो है भौतिक परिवर्तन है और मैग्नीशियम तार का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है और लोहे में जंग लगना जो है संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो मोमबत्ती जब जलती है, जलना जो है भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। क्योंकि ठोस मोमबत्ती जलकर तरल मोमबत्ती बन जाती है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती के जलने पर ऑक्सीकरण होता है तथा गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन भी है। और विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि विद्युत प्रवाह रुक जाने पर बल्ब जलना बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी रासायनिक प्रक्रिया उत्पन्न नहीं हो रही है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इस प्रक्रिया से प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न हो रही होती है। और लोहे में जो है जंग लगना संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जो है आयरन ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन जो है बीमारियों के लिए किया जाता है। तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसमें जो है श्वास नली जो है अवरुद्ध हो जाती है एवं तेज बुखार के साथ जो है हृदय व मस्तिष्क जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर जो है पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग जो है प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, नाइट्रोजन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो जो है ऑर्थोपोडा में पाया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें जो है हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त जो है बड़े रक्त वाहिकाओं के माध्यम से खुले स्थानों या शरीर की गुहाओं में जाता है, जिन्हें जो है साइनस कहा जाता है। और ये जो है एक ऑर्थोपोड्स और मोलस्क में जो है मौजूद जो है तंत्र का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, मृदूतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह भोजन एवं जल का संचय करता है। दूसरा कथन है, यह जीवित एवं सरलतम ऊतक है जो है विव ज्योतियों में जो है विभेदीकरण का परिणाम है। तीसरा कथन है, यह जलीय पादपों में रेंकाइमा कहलाता है, क्योंकि यह इन पादपों में वायु के प्रवाह में सहायक होता है। तो सही कथन को देखना है तो पहला दूसरा सही है। तो यहाँ पे जो है क्या है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है कि सभी जीवित जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल डीएनए पाया जाता है। कारण आर दे रखा है, यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लौकों में पाया जाता है। यहाँ पे देखा जाए ए आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, सूची फर्स्ट में दिए गए जैव विकास के जो है प्रमाणों के प्रकारों को सूची सेकंड में दिए गए उनके उदाहरणों से सम्मिलित करना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखना है और देख के बताना है कि कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सही बैठेगा। तो यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन में हम पहुँचे हैं। तो 51 में देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि जो है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग जो है मानव की जो है निमेषक झिल्ली एवं पुच्छ जो है कशेरुकाएँ होती हैं। तो यहाँ पे जो है अवशेषी अंग का उदाहरण है, जो है मानव की आँख की जो है निमेषक झिल्ली एवं जो है पुच्छ कशेरुकाएँ, ये जो है अवशेषी अंग के उदाहरण है।
और जो है जीवाश्म के बारे में बात की जाए तो जीवाश्म का उदाहरण है आर्कियोप्टेरिक्स के अवशेष। तो यहाँ पे जो है इसका मिलान जो है चौथे से हो जाएगा। और समजात अंग का मिलान होगा जो है, समजात अंग का मिलान होगा जो है सील के जो है फ्लिपर एवं चमगादड़ के पंख से। और जो है संवृत्ति जो है अंग है, इसका मिलान होगा तितली एवं कौवे के पंख से। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और त्वचा के अतिरिक्त यह जो है प्रोटीन जो है बाल, सींग, नाखून आदि में भी उपस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। लैमार्कवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है इसकी दो अवधारणाएं हैं। पहला अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग तथा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। दूसरा है जिराफ की लंबी गर्दन अंगों के अधिक उपयोग के कारण क्रमिक अनुकूलन द्वारा जैव विकास का प्रमाण है। तीसरा है वीजमान इस बात के जो है प्रबलतम आलोचक थे तथा इसके जो है प्रत्युत्तर में उन्होंने जो है जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा है, तो तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि कोई सा कथन यहाँ पे गलत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है कि वर्णांधता एवं हीमोफीलिया किस प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है। तो यह जो है एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग विकार जो है नामक आनुवंशिक बीमारी है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, आप लोग जो है पीडीएफ दे देंगे तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपके काम आएगा। नहीं तो ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 3 घंटे के आसपास का चला जाएगा और हम लोगों को 1.5 घंटे में ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को भी बोरियत महसूस होने लग जाती है, इसलिए थोड़ा फास्ट रखना पड़ता है और थोड़ा जो है एक्सप्लेनेशन को भी शॉर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत जो है रक्त आधान यानी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है और अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित जो है रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा। तो ये सही जवाब है ओ RH माइनस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। गगनयान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए गगनयान मिशन को GSLV Mk3 द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। 4G एवं 5G के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 4G की जो है विलंबता 200 मिलीसेकेंड है, जबकि 5G की विलंबता 5 मिलीसेकेंड है। दूसरा कथन है जो है 4G अधिकतम 1 Gbps डाउनलोड स्पीड प्रदान करता है, जबकि 5G 20 जो है Gbps डाउनलोड स्पीड प्रदान करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। मंकी पॉक्स वायरस क्या है ये बताना है। तो जो है वेरियोला वायरस के समान परिवार का हिस्सा है जो चेचक का कारण बनता है और इसकी खोज जो है 1958 में की गई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है यहाँ पे LCH को हवा से हवा और हवा से ज़मीन के लिए मिसाइल हमलों के लिए विकसित किया गया है। दूसरा कथन है कि LCH हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उत्पाद है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दूसरा दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। उन मिशन और क्रू मॉड्यूल के नाम क्या है जो पहली बार निजी तौर पर अंतरिक्ष में गए थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो है पोलरिस, डॉन और जो है ड्रैगन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को जो है निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। दूसरा कथन है कि निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति किग्रा की इकाई में मापा जाता है। तीसरा कथन है वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को जो है विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। तो सही कथन को देखना है, तो यहाँ पे जो है कौन से कथन सही है? तो वायु की जो है प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को जो है निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ये सही है। अगला है निरपेक्ष आर्द्रता को जो है ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है, ना कि प्रति किग्रा इकाई में। ये गलत है और ये सही है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, नेफोस्कोप नामक यंत्र से मापा जाता है। तो बादलों की दिशा एवं गति मापी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, मिलान करना है। तो भूगोल का जनक कौन है? भूगोल का जनक कौन है? जो है हिकेटियस है। और विश्व मानचित्र की निर्माणकर्ता कौन है? जो है अनेक्जीमेंडर है। और भौतिक भूगोल का जनक कौन सा है? जो है पॉलीडोनियम है। और वर्तमान भूगोल का जनक कौन सा है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे जो है प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। दूसरा कथन है कि प्रदीप्ति व्रत जो है पृथ्वी के अक्ष के साथ मिलता है। तो सही कथन को खोजना है, तो पहला सही है और दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे जो है प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। और ये व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में जो है लगभग 24 घंटे का समय लेती है। और घूर्णन के समय जो है समय काल को जो है पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है, इसलिए दूसरा यहाँ पे गलत था, पहला सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 21 जून को पृथ्वी की अवस्था को जो है उत्तर अयनांत कहते हैं। और दूसरा कथन है 23 दिसंबर को पृथ्वी की अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। और तीसरा कथन है 21 मार्च एवं 23 सितंबर पृथ्वी की अवस्था को जो है विषुव कहा जाता है। तो उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 22 दिसंबर को पृथ्वी की अवस्था को दक्षिण जो है अयनांत कहा जाता है, ना कि 23 जो है दिसंबर के दिन को, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, पर्वत और देश या महादेशों का मिलान करना है। तो यहाँ पे अल्पेशियन पर्वत है। अल्पेशियन पर्वत कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में है, इसलिए ये मिलान गलत हो गया। अगला है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो है अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी या दक्षिणी हिस्से में है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला है अल्पस पर्वत, तो ये जो है यूरोप में है, ये भी गलत हो गया। तो सही युग्म के लिए पूछा गया था, तो सभी जो है युग्म जो है गलत सुमेलित है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, किस महाद्वीप को जो है द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो इस द्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया। और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आर्कटिक महासागर जो है बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। और दूसरा कथन है कि हिंद महासागर जो है लगभग त्रिभुजाकार है, जबकि प्रशांत महासागर जो है लगभग वृत्ताकार है। तो सही कथन को चुनना है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक जो है संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न जो है संकल्पना, यह कथन किस जो है भूगोलवेत्ता द्वारा मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए दिया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, पॉल विडाल डी ला ब्लास।
यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इनके द्वारा जो है इस कथन को प्रतिपादित किया गया, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और भी जो परिभाषाएं हैं आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हालांकि परिभाषाओं से संबंधित जो है प्रश्न नहीं आते हैं, फिर भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, भूकंपी तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि द्वितीयक तरंग जो है केवल ठोस माध्यम में ही विचरण कर सकती है, और जो है दूसरा कथन है कि प्राथमिक तरंग जो है सबसे लंबा मार्ग तय करती है। तीसरा कथन है कि प्राथमिक तरंग को जो है अनुदैर्ध्य तरंग, जबकि द्वितीयक तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। चौथा कथन है कि एस तरंगों की तुलना में पी तरंगों की गति 40% कम होती है। तो पूछा गया सही कथन, तो पहला कथन तो सही था, एक तीसरा कथन सही है, लेकिन दूसरा और चौथा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है पहला कथन है पेडाल्फर व पेडोकल मिट्टियाँ जो है क्षेत्रीय मिट्टियों के प्रकार हैं। दूसरा कथन है कि पेडाल्फर मिट्टी में कैल्शियम की पर्याप्तता होती है, जबकि जो है पेडोकल मिट्टी में एल्युमिनियम एवं लौह तत्व की पर्याप्तता होती है। तीसरा कथन है कि लेटेराइट मिट्टी जो है पेडोकल मिट्टी के उदाहरण है। तो असत्य कथन को यहाँ पे खोजना है, तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा यहाँ पे असत्य है, जबकि पहला यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत के कुल 18 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो है पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। दूसरा कथन है कि म्यांमार और भूटान से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें केवल जो है अरुणाचल प्रदेश दोनों देशों से सीमा साझा करती है। तीसरा कथन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल से भारत के 5 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा साझा होती है। तो यहाँ पे कितने कथन असत्य हैं ये आपको बताना है। तो सभी कथन यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तो बांग्लादेश से जो है भारतीय राज्यों की सीमा कौन कौन सी लगती है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम की 5 राज्यों की। चीन के साथ भी 5 राज्यों की, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व लद्दाख की। पाकिस्तान के साथ 5 राज्यों की, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। नेपाल के साथ जो है 5 राज्यों की, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड की। ठीक है, इस प्रकार दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पश्चिमी घाट एक जो है वास्तविक पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। दूसरा कथन है कि पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में है। तो यहाँ पे दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट जो है ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक जो है 1600 जो है किलोमीटर की लंबाई में जो है विस्तृत है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है 1200 मीटर है। और यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक जो है भ्रंश कगार है। यह उस जो है भ्रंश का घोतक है जो अफ्रीका से भारत के अलग होते समय उत्पन्न हुआ था। और पश्चिमी घाट के उत्तर में जो है गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां स्थित है, जो कि एशियाई सिंह के लिए विश्व विख्यात है। पश्चिमी घाट जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, उत्तर भारत के मैदान के किस भाग को मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र भी कहते हैं? यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, तराई प्रदेश को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, तराई प्रदेश को। और तराई प्रदेश जो होता है वो घने वनों का प्रदेश होता है, और इसमें जो है जैव विविधता का विशाल भंडार देखा गया है। और दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ मच्छरों का प्रकोप देखा जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को जो है मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, किस दक्षिण भारतीय नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा की संज्ञा दी गई है? तो इस नदी का नाम है कावेरी नदी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सन 1813 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक जो है इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की गई थी। दूसरा कथन है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक जो है इंस्ट्रक्शन एक 10 सदस्यीय कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत गठित प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर शामिल थे? तो 7 मेंबर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपालस्वामी अयंगर, जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्लाह और बी एल मित्र और जो है डी पी खेतान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया? तो ये है समवर्ती सूची की व्यवस्था। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऊपर के तीनों जो विकल्प है ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं और समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक क्या है? एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग माना गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 39 घ के तहत प्रावधानित किया गया है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय वरीयता क्रम प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित जो है संवैधानिक पदाधिकारियों में सबसे पहले किसे वरीयता प्रदान की गई? तो भूतपूर्व जो है राष्ट्रपति को प्रदान की गई। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित जो है अधिसूचना भी जारी की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है अनुच्छेद जो है 29 में मिलता है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की जो है स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 26 में मिलती है। शिक्षा का मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 21A में है और उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो लोक लेखा समिति का जो है अध्यक्ष कौन से है? लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति जो है लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है और इसमें 22 मेंबर है। 22 मेंबर होते हैं जिसमें 15 जो है लोकसभा के, 7 जो है राज्यसभा से मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि भारतीय संविधान के लागू होते समय 14 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि दूसरा कथन कह रहा है आपसे कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 20 भाषाओं को ही शामिल किया गया। तो सही कथन को यहाँ पे खोजना है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो है 21वें, 71वें, 92वें संविधान संशोधन को मिला के कुल जो है 8 अन्य भाषाओं को भी इस जो है अनुसूची में शामिल किया गया और वर्तमान में कुल 22 भाषाएं इस अनुसूची के अंतर्गत समाहित है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84। अल्पसंख्यक आयोग है एक जो है संवैधानिक निकाय है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया था और यह एक जो है संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित भारतीय जो है न्यायमूर्तियों के नामों पर विचार कीजिए। पहला है जो है एच.जे. कानिया, दूसरा है जे.एस. वर्मा, तीसरा है नागेंद्र सिंह, चौथा है दलवीर भंडारी, पांचवा है पी.एन. भगवती, छठा है जो है वाई.वी. चंद्रचूड़। तो उपरोक्त में से कितने न्यायमूर्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं? तो ये है 2। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। दूसरा कथन है कि अमर्त्य सेन को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। तीसरा कथन है वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर आर जो है गाडगिल थे। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो यहाँ पे केवल एक कथन सही है। कौन सा? केवल पहला वाला। दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय खाद्य निगम की भूमिका और पुनर्गठन हेतु
किनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? तो ये जो है शांता कुमार की जो है अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। और कब किया गया? अगस्त 2014 में। क्योंकि जो है जो भारतीय खाद्य निगम है यानी FCI है, उसको जो है पुनः जो है नवीनीकरण हेतु जो है पुनः नवीनीकरण करने हेतु इस समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, भारत में नियोजन को किस सूची का विषय माना गया है? तो समवर्ती सूची का विषय है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है आर्थिक नियोजन एवं जो है संगठित आर्थिक प्रयास है जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। भारत में नियोजन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है और 7वीं सूची के अनुसूची के तहत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 89, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अनवरत योजना का जो है प्रतिपादन जो है गुंडार मिर्डर द्वारा किया गया। दूसरा कथन है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जबकि जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो असत्य कथन का यहाँ पे चयन करें तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है तथा उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी होती है परंतु उसे काम नहीं मिलता, वह पूरे समय के लिए बेकार रहता है, वह क्या कहलाती है? वह जो है खुली बेरोजगारी कहलाती है यानी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, एक तरफ क्रांति है दूसरी तरफ संबंधित जो है क्षेत्र या उत्पादन है। तो गुलाबी क्रांति के बारे में देखा जाए तो कहा गया है, क्या कहा गया है? गुलाबी क्रांति जो है प्याज उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है अंडा और कुक्कुट पालन से, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। हरित सोना क्रांति जो है बांस उत्पादन से, ये भी गलत है। मूंग क्रांति जो है मोटे अनाज का उत्पादन से, ये भी गलत है। तो केवल जो है गलत के लिए पूछा गया है, तो 3 युग्म गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1981 में की गई। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और शिवरमन सिंह की जो है समिति के आधार पर इसका गठन किया गया और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, यदि राजस्व व्यय में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिए गए अनुदान को घटा दिया जाए तो उसके बाद राजस्व प्राप्तियों को घटाया जाए तो प्राप्त होगा, तो जो है प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, विषम को चुनना है। तो यहाँ पे सेवा कर जो है विषम है क्योंकि संपत्ति कर, निगम कर एवं पूंजी लाभ कर ये जो है सभी जो है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, जबकि उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर आदि जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 95, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में जो है समग्र मांग में कमी आएगी। दूसरा कथन है रेपो दर में कमी करने से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे आपको खोजना है कि सही कथन क्या होगा। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96, प्रारंभिक पाषाण युग के स्थानों की खोज की गई है। तो कहाँ पे की गई है? पैसरा में। ये कहाँ पे पड़ता है? बिहार के मुंगेर जिले में। और यहाँ पे हाथ की कुल्हाड़ियाँ और क्लीवर जैसी कई जो है एचेलियन औजार मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जो है नवपाषाण संस्कृतियाँ पाई गई हैं? चेचर, वैशाली, सेनुवार, रोहतास, जो है मनेर, पटना, तारडीह, बोधगया। यहाँ पे चारों विकल्प सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, बिहार में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले पंच चिन्हित सिक्के किसके बने थे? तो ये चांदी के बने थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और बक्सर में जो है कुषाण चिन्हित सिक्के मिले हैं जो कुषाण साम्राज्य की सीमा को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, पंचोबा ताम्रपत्र शिलालेख किसका है? बताना है 99 में जो है ये ताम्रलेख शिलालेख किसका है? तो यहाँ पे देखा जाए तो ये है जो है समग्रमा गुप्त का है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
और बिहार की राजनीतिक और जो है प्रशासनिक इतिहास में जो है देखा जाए जो है इसके अध्ययन करने के लिए जो है 13वीं शताब्दी ईसा में जो है समग्रमा गुप्त का जो है पंचोबा ताम्र पत्र अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका विवरण जो है बिहार के इतिहास में बहुत ही नवनियुक्त अक्षरों में दर्ज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। गया जिले के जो है अवसद शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है? तो गुप्तोत्तर वंश के बारे में जानकारी मिलती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 101। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम क्या है? तो नालंदा है, पटना जिले में जो है शहरीकरण का जो है उच्चतम स्तर है जो है 44.3%, और उसके बाद मुंगेर का है 28.3%, नालंदा का 26.2%। लेकिन जो है शहरीकरण के मामले में शीर्ष 3 जिले हैं पटना, मुंगेर और नालंदा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 102। बिहार में जो है पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2006 में प्रदान किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य था और संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायती राज व्यवस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर पश्चिम में है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें 13 जिले आते हैं, जिसमें सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से जनजाति और जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका नाम है मुंडा जमुई, क्योंकि मुंडा जनजाति जो है उत्तर बिहार के कुछ जिलों में फैली हुई है और बिहार के कटिहार जिले में इस जनजाति की आबादी लगभग 4.5% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है पीड मांट दलदली मिट्टी पाई जाती है? तो कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह धान की कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ जो है मिट्टी है। अगला क्वेश्चन नंबर 106। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो 10.6% बढ़कर जो है 4.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, और वर्तमान मूल्यों पर 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 6.0% है, यानी जो है राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की फसल और जिलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि रोहतास में चावल की उत्पादकता सबसे अधिक है। दूसरा कथन है कि मधुबनी में गेहूं की उत्पादकता सबसे कम है। तीसरा कथन है जमुई में चावल की उत्पादकता सबसे कम है। तो कहा गया सही कथन के बारे में, तो पहला सही है, दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो है जिला कौन सा? रोहतास। ये सही है। सर्वाधिक उत्पादकता करने वाला जो है जिला भी रोहतास है और सबसे कम उत्पादकता वाला जिला मधुबनी है चावल के बारे में। ऐसे गेहूं, मक्का, दालों के बारे में है, तो देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बिहार का पहला चीनी उद्योग 1908 में जो है मढ़ौरा में स्थापित किया गया। दूसरा कथन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में केवल 13 जो है चालू चीनी मिलें हैं। तीसरा कथन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में चीनी उत्पादन 62.74 लाख कुंटल है। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है। नहीं, एक कथन सही है। नहीं, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो एक कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार का पहला चीनी उद्योग जो है 1904 में मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया, और जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो है बिहार में 11 चीनी मिले हैं और जिनमें 9 चालू हैं, इसलिए पहला दूसरा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। सूची 1 में उद्योग सूची सेकंड में स्थान दे रखा है, उनको मिलान करना है। तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है? बरौनी में है। रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना कहाँ पे है? मधेपुरा में है।
रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे है, जो है बेला सारण में है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है, मोकामा में है। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, मेनका मल्लिक को किस कार्य के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो उनको जो है उपन्यास नीलकंठ का नेपाली से मैथिली में अनुवाद करने के लिए इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा शहर का PM 2.5 में दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है। तो इस शहर का नाम है बेगूसराय, बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 113 है, हाजीपुर में निर्मित भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है श्री द्वारका कैलाश धाम। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, बिहार के किस अस्पताल ने आधुनिक फेमटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी शुरू की है। तो 14 का सही जवाब है जो है IGIMS पटना, यानी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो है पटना ने ये शुरू किया है सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित बिहार संग्रहालय में इसका उद्घाटन किया। दूसरा कथन है इसका आयोजन बिहार उद्योग संघ और जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसका आयोजन जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में इसका उद्घाटन किया। ठीक है, और जो है इसका आयोजन वाला जो विकल्प है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बिहार में चलाया जा रहा मिशन दक्ष अभियान दिव्यांगजनों को कौशल प्रदान करने से संबंधित है। दूसरा कथन है हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा गंडक नदी को जलमार्ग 58 घोषित किया गया है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। दोनों ही कथन गलत है, सी ऑप्शन सही है। क्योंकि यहाँ पे कोसी नदी होना चाहिए, और यहाँ पे देखा जाए तो बिहार में चलाया जा रहा मिशन दक्ष अभियान राज्य के 25 लाख जो है ऐसे बच्चों को विशेष कक्षाएं उपलब्ध करवाने से संबंधित है जो पढ़ाई में कमज़ोर है, ना कि दिव्यांगजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, IPL 2024 में विजय रही कोलकाता नाइट राइडर्स के सदस्य साकिब हुसैन बिहार के किस जिले से हैं। तो ये गोपालगंज से है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है 20 लाख रुपए में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्यिक शहर घोषित किया है। तो कोझिकोड को घोषित किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, मिलान करना है, महोत्सव का मिलान करना है राज्यों से। ठीक है, पहला महोत्सव है बहदीन खलम महोत्सव, ये कहाँ पे मनाया जाता है, मेघालय में। लोंगटे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। फूलदेव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, भारत ने किस वर्ष तक जो है परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यह लक्ष्य जो है 2047 तक रखा गया है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पेरिस पहला देश बना है। दूसरा कथन है इसका थीम जो है गेम्स विन ओपन था। तीसरा कथन है समापन समारोह में भारत का ध्वज वाहक मनु भाकर तथा नीरज चोपड़ा थे। चौथा कथन है कि अभिनव बिंद्रा को जो है IOC से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सही कथन को चुनना है यहाँ पे। तो 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दूसरा गलत है क्योंकि इसका थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेकिन आदर्श वाक था जो है जेम्स वाइड ओपन, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। और समारोह के में जो है ध्वजारोहक कौन थे? PV सिंधु और जो है शरत कमल। और समापन समारोह में ध्वजारोहक कौन थे? जो है मनु भाकर तथा नीरज चोपड़ा। ये सही है, ये यहाँ पे गलत है, ये भी गलत है। तो एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122 है। 18वें लोकसभा चुनाव के साथ निम्नलिखित में से किन राज्यों में चुनाव संपन्न हुए? तो पहला, दूसरा, चौथा और छठा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में जो है तेलुगु देशम पार्टी ने 135 सीट जीत कर सरकार बनाई। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने 46 सीटें जीत के सरकार बनाई। और जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई 46 सीटें जीत के। और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जो है 31 सीटें जीत के सरकार बनाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में विद्युत उत्पादन के स्रोत को उत्पादन क्षमता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कोयला में देखा जाए तो 210.97 जो है गीगावाट, और जो है सौर में 82.64 गीगावाट, बड़ी हाइड्रो में 46.93 गीगावाट, पवन में जो है 46.16 गीगावाट, गैस में जो है 24.82 गीगावाट। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124 है। PM जनमन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की जो है सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करना है। दूसरा कथन है इसे जो है 15 नवंबर 2023 को प्रारंभ किया गया। तीसरा कथन है यह योजना 9 मंत्रालयों से संबंधित है। तो सही कथन के बारे में देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों के संबंध में विषय दे रखा है, सूची सेकंड में लक्षित वर्ष दे रखा है। तो भारत को टीबी मुक्त देश बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है 2025। 500 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जो है 2030 चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य है। 2028 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक जो है सीमित करने का लक्ष्य जो है 2047। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है। मैत्री सैन्य अभ्यास के 13वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह भारत तथा बांग्लादेश के बीच थल सेना अभ्यास है। दूसरा कथन है इसका आयोजन भारत में किया गया था। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करें तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भारत और जो है थाईलैंड के मध्य हुआ और इसमें जो है आयोजन स्थल जो था टाक प्रांत थाईलैंड था, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 127। हाल ही में जो है खजूरी गुड़ को GI टैग प्रदान किया गया है। खजूरी गुड़ का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का शुभारंभ कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है।
संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो नीति आयोग द्वारा की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसका उद्देश्य जो है 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मझगांव डाक लिमिटेड केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है नौसैनिक शिपयार्ड निर्माता है। दूसरा कथन है कि MDL एकमात्र जहाज निर्माण यार्ड है जो भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों का निर्माण करता है। तो सही कथन के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, तो दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जो है सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला पहला राज्य बना है? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत जो है 7वीं से 12वीं तक की स्कूली लड़कियों को 1 वर्ष के लिए 300 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट पेश की गई। इस आधार पर निम्न कथनों पर विचार करें। तो 133 में देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखा जाए सही के लिए पूछा जा रहा है। पहला कथन है कि भारत 144.17 करोड़ की आबादी के साथ वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। ये सही है। अगला है भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 34% जो है 0 से 14 आयु की वर्ष का है। तो ये गलत है। यहाँ पे सिर्फ जो है 24% होना चाहिए, ना कि 34, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है इस रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 70 वर्षों में दोगुनी हो जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ये भी सही है। तो पहला तीसरा सही है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। इंटरनेशनल जो है लंबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा जारी हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 2022 में बेरोजगारी आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 70.9% है। दूसरा कथन है कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं में महिलाएं जो है 76.7% और पुरुष जो है 62.2% है। तो सही कथन का चुनाव करना है। तो दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि बेरोजगारी का युवाओं में प्रतिशत जो है 82.9% है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अशोक चौधरी और जो है शांभवी चौधरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है जो है बी पार्ट ऑफ द प्लांट। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। तीसरा कथन है इस सूचकांक में भारत का रैंक 72 है। तो यहाँ पे पूछा गया है असत्य कथन। तो 72 तो रैंक है और सिंगापुर प्रथम है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है, ना कि विश्व बैंक द्वारा, इसलिए पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो गलत के लिए पूछा गया है, तो एक कथन गलत है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 138 है। COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील में हुआ। और COP28 का जो है आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, और 29 का आयोजन जो है बाकू अजरबैजान में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139 है। 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि थीम विकसित भारत और भारत का लोकतंत्र की जो है मातृका है। दूसरा कथन है कि मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन। और सर्वश्रेष्ठ झांकी थी भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित संस्कृति मंत्रालय की झांकी थी। और राज्यों के जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया।
दूसरा कथन है वर्ष 2024 में सुधा मूर्ति को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो सही कथन पूछा है तो पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो है 2023 में सुधा मूर्ति को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ना कि जो है 2024 में, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा? तो 400 रुपये है, तो डिस्काउंट किया 10% तो 360 हुआ। 10% GST लेता है तो 10% बढ़ा देंगे तो 396 में आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 है। 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी? तो 5:27 जो है लगभग 27 मिनट के आसपास जो है 5:27 सही 3/11 मिनट में एक साथ होंगी। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 है। 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20% है। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए? तो 18 नींबू बेचने चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 है। इक्वेशन में देखना है तो जो है इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 39/4। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145 है। इक्वेशन में देखना मान क्या होगा? 0 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 146 है। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 140% हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि माना की वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, 20% का लाभ विक्रय जो है 120 रुपये हो गया और नया विक्रय हो गया जो है 240 है, और जो है निकाला जाए परसेंटेज तो 140%। 147 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में जो है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से नौकायन कर सकता है, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी जो है में किसी स्थान पर पहुंचने तथा वापस आने के लिए उसे 50 मिनट लगते हो, तो इस स्थान की दूरी क्या होगी? तो 3 किलोमीटर हो जाएगी दूरी। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 है। निम्न पाई चार्ट में किसी उद्योग के जो है विभिन्न खर्च दर्शाए गए हैं। कच्चे माल का कुल जो है खर्च 30 लाख रुपए है। यदि मजदूरी का खर्च 5% बढ़ता तो लाभ को नियत रखने के लिए अन्य खर्च में भी कितनी कटौती करनी होती? तो 6.43% की कटौती करनी होती। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 149 में करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अगला है अंतिम क्वेश्चन 150 नंबर। द्विघात समीकरण दे रखा है, तो इसके दो मूल है। तो इसके दो मूल है -√6 और जो है √6/2। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसी के साथ ही इरिटेरिया द्वारा संचालित अभ्यास सीरीज का दूसरे नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।